नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं हिंदी ग्रामर के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा टॉपिक को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संज्ञा को ट्रिकी तरीके से कैसे समझा जा सकता है और इस तरीके से समझा जाए कि वीडियो समाप्त हो और उसके साथ ही आपकी पूरी समस्या समाप्त हो जाए और आपको कोई भी कंफ्यूजन संज्ञा के प्रश्नों में न रह पाए और परीक्षा में संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो वो आपका गलत न होने पाए। और ये संज्ञा का गूगल कंफ्यूजन क्या है, तो यानी कि संज्ञा संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे हैं या कई प्रश्न ऐसे हैं या कई शब्द ऐसे हैं जिन्हें यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे, जैसे केला हो गया, आम हो गया, और ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप जब आप अलग अलग किताबों में पढ़ेंगे तो अलग अलग आंसर लिखा होगा, या गाइड में पढ़ेंगे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर लिखा होगा। तो आप कंफ्यूज होकर जब गूगल पर सर्च करेंगे तो समस्या आपकी कम होने के बदले और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि केला व्यक्तिवाचक है, कुछ लोग कहेंगे जातिवाचक है, कुछ लोग कहेंगे द्रव्यवाचक है। यानी इस तरीके से अलग अलग जवाब आपको देखने को मिलेंगे और आप ज्यादा कंफ्यूज हो पाएंगे। तो आखिर में इस समस्या का समाधान क्या है? क्या ऐसा किया जाए कि परीक्षा हाल में संज्ञा से संबंधित आपका कोई भी सवाल गलत ना हो और आपको ज्यादा कुछ रटना भी ना पड़े? तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि गूगल से जो संज्ञा के अलग अलग आंसर मिलते हैं वास्तव में इसका सही सलूशन क्या होगा, कैसे हम सही आंसर तक पहुंच पाएंगे परीक्षा हाल में, अब वो भी बिना कुछ रटे हुए, एकदम ट्रिकी तरीके से। और आज इस वीडियो को आप देखेंगे तो फिर दोबारा आपको संज्ञा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा परीक्षा में जाने से पहले आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो के स्लाइड को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो समाप्त होगा तो इस साथ साथ आपकी समस्या भी समाप्त होगी। और इस वीडियो को में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, तो इस वीडियो में हम लोग कैसे सीखेंगे, तो परिभाषा के माध्यम से, यानी कि जो परंपरागत तरीका है, क्योंकि परीक्षा में कुछ प्रश्न परिभाषा से भी पूछे जाने लगे हैं। और दूसरा हम लोग सीखेंगे उदाहरण से, क्योंकि कभी कभी परिभाषा से बातें नहीं समझ में आती है, वो बातें उदाहरण से अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। अब तीसरा चीज सीखेंगे हम लोग ट्रिक से। ट्रिक से सीखने का लाभ ये होगा कि आप इस बातों को परीक्षा हाल में भी याद रखने में सक्षम हो पाएंगे और बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। उसके बाद एक तरीका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, परीक्षाओं में पूछे जा चुके, चूंकि इसमें प्रश्न भी होंगे और आगामी परीक्षाओं में और जो पूछा जाने की संभावना वो प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया, इसलिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे यह भी आप जान पाएंगे कि जो कुछ भी आपने परिभाषा, उदाहरण और ट्रिक से सीखा, तो क्या जब बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं तो आप उसे सही सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इससे वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हिंदी का जो संज्ञा चैप्टर है, तो जो भी परीक्षा आप देते हैं, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपीएसआई, या किसी भी राज्य की पुलिस की परीक्षा, या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी, सामान्य हिंदी आपके सिलेबस का हिस्सा होगा, वहां पर संज्ञा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा, जो कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, यानी कि शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, पदार्थ है, स्थान है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। नहीं तो आप दुकान पे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी सब्जी का क्या नाम है, तो आप कैसे मांगेंगे। कपड़े की दुकान पे जा रहे हैं, आपको पैजामा चाहिए, कुर्ता चाहिए, शर्ट चाहिए, साड़ी चाहिए, क्या चीज चाहिए, जब तक आप नाम नहीं लेंगे वो आपको सामान कैसे मिलेगा। तो दुनिया में, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कुछ ना कुछ नाम रख दिया गया है, और इसी को हिंदी साहित्य में हम लोग, हिंदी भाषा में हम लोग, व्याकरण में हम लोग बोल देते हैं संज्ञा। जिसको हम लोग बोलते हैं नाम, उसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संज्ञा। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सम प्लस ज्ञा। सम मतलब सम्यक, ज्ञा मतलब ज्ञान कराने वाला, यानी कि किसी नाम का या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का सम्यक ज्ञान करा दे, पता चल जाए किसके बारे में बात हो रही है। सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा अलग अलग हिंदी के विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है।
तो उसमें से एक परिभाषा यह है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा का सामूहिक परिभाषा है, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, भाववाचक हो, समूहवाचक हो, द्रव्यवाचक हो, सबका मिला जुला ये परिभाषा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मनुष्य, दूध, सेना, बुढ़ापा आदि, इन शब्दों में सभी हैं। व्यक्तिवाचक भी इसमें कोई हो सकता है, जातिवाचक भी, समूहवाचक भी, द्रव्यवाचक भी और भाववाचक भी शब्द हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी संज्ञा की परिभाषा का उदाहरण है। अब इससे भी, परिभाषा से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। तो संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और दूसरी बात, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकारी का क्या मतलब? जिसमें विकार हो जाए। विकार हो जाए का मतलब समय के अनुसार ढल जाए, यानी मिलावट हो सके। यानी संज्ञा में मिलावट हो सकता है, विकारी है, यानी ये लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता रहता है। तो कभी प्रश्न आए अगर कि संज्ञा है विकारी अविकारी, तो संज्ञा विकारी है, समय परिस्थितियों के अनुसार बदलेगा, इसमें विकार आएगा, अवगुण आएगा, यानी कुछ मिलावट संभव है। अब संज्ञा के भेद भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए। संज्ञा का मतलब नाम, जैसे मान लीजिए हमारे कोचिंग में ढेर सारे छात्र हों, उनको बांटना हो तो हम लोग भर्ती के आधार पे बांट सकते हैं कि ये लोग ग्रुप डी की तैयारी करने वाले हैं और ये लोग यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, तो ये तो भर्ती के आधार पे हो गया। अगर कहा जाए लंबाई के आधार पे, तो ये 5 फुट से ऊपर वाली लंबाई वाले इधर बैठेंगे, 5 फुट से नीचे लंबाई वाले इधर बैठेंगे, तो ये हो गया लंबाई के आधार पर विभाजन। फिर कहा जाए इस क्षेत्र से आने वाले छात्र इधर बैठेंगे, उस क्षेत्र से आने वाले छात्र इधर बैठेंगे, तो क्षेत्र के आधार पर विभाजन हो गया। यानी विभाजन कई आधार पर हो सकता है, संज्ञा यानी नाम। लेकिन नाम को अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के अलग अलग विभाजन प्रस्तुत किए हैं। तो उसमें से कुछ विभाजन कुछ लोग कहते हैं प्राण के आधार पे, यानी जिसमें प्राण है प्राणीवाचक, जिसमें प्राण नहीं है उसे हम अप्राणीवाचक कहेंगे। तो प्राणीवाचक में जैसे लड़का में प्राण होता है, कबूतर में, रमेश में, तो प्राणीवाचक। अप्राणीवाचक, पुस्तक में प्राण नहीं, घर में नहीं, नदी में प्राण नहीं, तो अप्राणीवाचक। तो ये संज्ञा का एक भेद हुआ। अब दूसरा तरीका भेद का ये हो सकता है कि गणनीय अगणनीय, यानी कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो वो गणनीय। जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं उसे अगणनीय कह सकते हैं। जैसे आम, केला गिन सकते हैं, 1 आम, 2 आम, 1 केला, 1 दर्जन केला। लेकिन प्रेम को, हवा को, क्रोध को गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगणनीय संज्ञा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो भेद है, महत्वपूर्ण का मतलब आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भेद, तो संज्ञा के भेद कितने हैं तो रटे रहिएगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। सामान्यतः मैंने यहां पर भी लिखा है 3 भेद, लेकिन कभी आपको हो सकता है कि 5 भेद वाला विकल्प भी आ सकता है, क्योंकि कुछ विद्वान 5 मानते हैं, जो कि जातिवाचक का ही 2 भेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इसी को कुछ लोग ये चौथा और ये 5वां जोड़ देते हैं, तो टोटल 5 मान लेते हैं, जो कि जातिवाचक के 2 उपभेद है। तो मूलतः अगर देखा जाए ज्यादातर जो विद्वान है वो 3 ही भेद मानते हैं, लेकिन कुछ आधुनिक हिंदी के विद्वान हैं जो 5 भेद, इसको भी 2 भेदों को अलग मान के 5 भेद के रूप में जोड़ने लगे हैं। तो अगर विकल्प में दे 3 भेद, 2 भेद, 4 भेद, 6 भेद, तो आप 3 को टिक कर दीजिएगा। अगर दे 4, 5, 6, 7, तो आप 5 को टिक कर दीजिएगा। या अगर दोनों ही दे दे, कुछ लोग पूछ देते हैं छात्र कि अगर सर दोनों ही दे दे 3 और 5 तो क्या करेंगे, तब आप भाषा पर जाइएगा। क्या पूछा? संज्ञा के प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं तो 3, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तो 5। या फिर भी अगर ऐसा प्रश्न कंफ्यूजन वाला आ ही जाए तो आप 3 के साथ जाइएगा। संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के 2 भेद हैं, आगे हम लोग जिक्र करेंगे। अब यहां पे ट्री मैंने क्यों बनाया है? नारियल का ट्री है, लेकिन है ये ट्री ही, तो मैंने बनाया ऐसे ही नहीं, अच्छा लगने के लिए बनाया है। तो ट्री को हम लोग देखते हैं 3 के रूप में, यानी 3 को रटना रहेगा तो हम लोग ट्री के रूप में रटते हैं। यानी ट्री परिचायक है हम लोग को रटने के लिए 3 का। तो आपको रटाने के लिए मैंने यहां पे लिखा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्योंकि आगे चल के आप समास के, सर्वनाम के, विशेषण के, हर चीज के भेद होंगे। किसी का 3, किसी का 5, किसी का 6, किसी का 8।
तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब तक कि आप ट्रिक से नहीं रटेंगे। तो आपको यह करना है कि सबको ट्रिक से रटते जाना है। तो सन, सन मतलब संज्ञा में यहां पे लिखा हुआ सन, सन, सन मतलब होता है सूरज, और सूरज के प्रकाश में क्या आगे बढ़ता है, तो रटने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सन के प्रकाश में ट्री आगे बढ़ता है, सन नहीं तो ट्री नहीं, सन के प्रकाश में ट्री आगे बढ़ता है। तो जो ही लिखा है संज्ञा के कितने भेद, तो सन के प्रकाश में ट्री, वैसे ही संधि में भी आएगा। तो संधि में भी सन लिखा हुआ, तो संधि भी 3 ही प्रकार का होता है, खैर उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहां पे प्रकार आपने याद कर लिया। पहला प्रकार को हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम ही से स्पष्ट है व्यक्ति, लेकिन केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, नाम भले ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहां पर परिभाषा में जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या कह सकते किसी एक व्यक्ति, एक कह लीजिए, या किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या कह सकते हैं एक परिभाषा की जिस शब्द से किसी एक पर ध्यान दीजिएगा, ये काम आएगा आगे, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक की तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा, वो विशेष व्यक्ति, वो भी एक। जैसे रमेश, गंगा, रमेश एक विशेष नाम है, वैसे तो भले ही हो सकता है 100 लोगों 1000 लोगों का नाम रमेश हो, लेकिन सामान्यतः अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो उसमें एक ही 2 का नाम रमेश होगा। ज्यादा अपवाद में आपको नहीं जाना है। गंगा एक ही है, वाराणसी एक ही है, होली एक ही है। खैर आगे हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लिखा है व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों का जो नाम होता है, चूंकि इसका नाम ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहां पर स्पष्ट है कि व्यक्तियों का जो नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आप रटे रहिए। विकल्प में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो आप समझ जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे गौतम बुद्ध, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्याम सुरेश, या अपना नाम भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा स्पीड में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बाद में कंफ्यूजन सारा हम लोग को दूर करना है, क्योंकि वीडियो समाप्त समस्या समाप्त, ये मेरा वादा है आपसे। दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, चाहे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। रटते चलिए। देश का नाम अगर रहेगा भारत, जापान, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कोई भी देश, बांग्लादेश, तो वो क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। ये व्यक्ति का नाम नहीं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल व्यक्तियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, रूसी, चीनी, अमेरिकी, जैसे यहां पर 2, ये भारत के प्रधानमंत्री जो कि मुक्का दिखा रहे हैं, और ये है जो शायद इनको हेलो हाय कर रहे हैं, तो ये इनको मुक्का शायद दिखा रहे हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जाति, राष्ट्रीय जातियों के जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। थोड़ा थोड़ा आप रटते चलिए, वैसे आपको रटने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। समुद्रों का नाम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। थोड़े थोड़े रटते रहिए, देखते रहिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, जितनी भी नदियां हैं सबके नाम क्या होंगे, तो व्यक्तिवाचक होंगे। बस थोड़ा थोड़ा आप दिमाग लगाते रहिए इसमें। पर्वतों के नाम क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे हिमालय, विंध्याचल, काराकोरम, गुरु शिखर, और भी जितने पर्वतों के नाम होते हैं वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। नगरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। वाराणसी, गया, चांदनी चौक। नगरों के नाम के साथ साथ जो चौराहा होता है, दोराहा, तिराहा होता है, वो सब भी चर्चित जो स्थान होता है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अशोक मार्ग। और भी आप अपने जिले का नाम या राज्य का नाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब भी आप समझ सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठाते रहिए, बाद में आपको इसको बैठाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ऋग्वेद, रामचरितमानस, कुरान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, और भी अखबारों का नाम आप समझ सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। घटनाओं के नाम, पानीपत का प्रथम लड़ाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दिन, महीनों के नाम, दिन एवं महीनों के नाम क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। मई, जून, जुलाई, और भी जितने 12 महीने हैं, और हिंदी के महीने में चैत, वैशाख, ये सब भी क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। होली, दीपावली, ईद, लोहड़ी, और भी जितने त्योहार हैं वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। अब जातिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं हम लोग।
दूसरा यहां पर शुरू हो गया, पहला था व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय, देखिए समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, मनुष्य, नर नारी, ग्रंथ, पर्वत, हाथी, फल, देश, नदी, क्रांतिकारी, नेता, वकील, बर्तन आदि। आगे चलते हैं। अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जाकर आपको बातें जो है एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगी। प्राकृतिक तत्व, जैसे उसमें था वैसे इसमें कुछ हेडिंग है। प्राकृतिक तत्वों, प्राकृतिक घटनाओं के जो नाम होते हैं वो जातिवाचक होते हैं। जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। संबंधियों, व्यवसायों एवं पदों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बहन, भाई, सुनार, लोहार, जुलाहा, किसान, मजदूर, मंत्री, राज्यपाल। पशु पक्षियों के नाम, तो ये आपको कहीं गूगल पे सर्च करेंगे तो कंफ्यूजन मिल सकता है। हो सकता है कि तोता को या मैना को वो कुछ और संज्ञा में रखे, लेकिन यहां पे स्पष्ट है कि गाय, घोड़ा, चील, तोता, मैना आदि ये सब क्या है, पशु पक्षियों के नाम हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा में रखे जाएंगे। फलों, सब्जियों और फूलों के नाम, इसमें भी ढेर सारे कंफ्यूजन आपको गूगल पर मिलेंगे। यहां पर आप कंफर्म करिए और आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा। आम, केला, भिंडी, पालक, गुलाब, जूही यानी फूल, यानी फल, सब्जियों और फूलों के नाम क्या होंगे, तो जातिवाचक संज्ञा होंगे। अब देखिए यहां से शुरू होता है इसका ट्रिक। हमने दो परिभाषा देख लिया, तीन प्रकार की होती है संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। तो इन दोनों को हमने देख लिया अलग अलग। अब दोनों में अंतर क्या है ये जान लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कंफ्यूजन क्या है और कैसे हम इसे दूर करेंगे। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा तो हमेशा एक की ओर इशारा रहेगा, एक की ओर। परिभाषा में लिखा ही था एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष नाम, विशेष स्थान। तो एक विशेष नहीं, बस आप इतना ही याद रखिए कि एक की तरफ इशारा रहेगा। या कह सकते हैं समझने के लिए कि जब बुलाएंगे आप तो बुलाने पर एक ही आएगा कोई। और जातिवाचक में क्या है, एक में अनेक छुपे रहेंगे। देखने में तो झटके में आपको लगेगा कि एक ही है, लेकिन एक में अनेक छुपे रहेंगे और बुलाने पर अनेक चले आएंगे। दोनों में अंतर यही है कि व्यक्तिवाचक में एक की तरफ इशारा, जातिवाचक में एक ही दिखाई देगा लेकिन एक में अनेक छुपे रहेंगे। व्यक्तिवाचक वाले में बुलाने पर एक कोई आएगा, जातिवाचक में बुलाने पर ढेर सारे चले आएंगे, अनेक लोग चले आएंगे। जैसे यहां पर देखते हैं कुछ अंतर हम लोग। देखिए कवि लिखा है तो कवि बुलाने पर क्या होगा, सोचिए कवि को बुलाया जाए तो दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों कवि हैं। भारत में, उत्तर प्रदेश में, आपके नगर में कई सैकड़ों कवि मिल जाएंगे। तो कवि में बुलाने पर ढेर सारे कवि चले आएंगे। या कह सकते कवियों का एक समुदाय ही होता है, एक जाति ही होता है, तो ये जातिवाचक है। लेकिन आप कह दीजिए कबीरदास, तुलसीदास, तो सिर्फ एक की तरफ इशारा हो रहा है, यानी एक व्यक्ति आएगा। हो सकता है कबीरदास किसी और का भी नाम हो, तो ज्यादा आपको अपवाद में नहीं घुसना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो कबीरदास कहने पर व्यक्तिवाचक। स्त्री कहने पर, स्त्री अगर आप बुलाइए ढेर सारी स्त्री आ जाएंगी, आपके मोहल्ले में ढेर सारी स्त्रियां होंगी। अब राज्य और भारत और विश्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। और लेकिन सावित्री बुलाएंगे तो केवल एक स्त्री आएगी, या हो सकता है सावित्री नाम की दो चार हो सकती हैं, तो दो चार का मतलब अपवाद समझिए। लेकिन सावित्री एक विशेष नाम हो गया, उससे एक निश्चित व्यक्ति ही आएगा, यानी ये व्यक्तिवाचक हो गया। नदी कहेंगे कि जाओ नदी में कूद जाओ, तो किस नदी में कूद जाओ, यानी ढेर सारी नदियां आपके सामने विकल्प होगा। यानी नदी कहने पर ढेर सारी नदियां आपके दिमाग में आएंगी। सुनने में तो लग रहा है कि नदी, लेकिन एक में अनेक छुपी होंगी नदियां, गंगा, कावेरी, नर्मदा, तापी। लेकिन गंगा कह देने पर एग्जैक्ट हो गया कि ये व्यक्तिवाचक है। बुलाने पर नगर, नगर ढेर सारे हैं, बुलाने पर ढेर सारे नगर चले आएंगे, तो ये हो गया जातिवाचक। मुंबई कह देने का मतलब एक नगर का नाम, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। पहाड़ कहने पर, तो पहाड़ में अनेक नाम है, हिमालय, विंध्याचल, तो ढेर सारे पहाड़ चले आएंगे, यानी जातिवाचक। बुलाने पर हिमालय कहें तो सिर्फ एक आएगा। अब इसमें ज्यादा अपवाद मत सोचिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। हिमालय का मतलब एक ही चित्र आपके दिमाग में आएगा। देश का मतलब ढेर सारे देश, जाओ ये पैसा देश में बांट दो, तो देश का मतलब कई देश हो सकते हैं, ढेर सारे देश आ सकते हैं। देश हेडिंग में ढेर सारे देशों का नाम लिखा जा सकता है, तो अनेक देश है, यानी नाम तो लग रहा है देश मतलब एक, लेकिन एक में अनेक छुपे हुए हैं, तो ये हो गया जातिवाचक।
और भारत कह दे, अमेरिका कह दे, या केवल चीन कह दे, या रूस कह दे, तो हमारा एक देश की तरफ इशारा चला गया, इसलिए हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा के भेद ये है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक दो, जिसको लोग चौथा पांचवा के रूप में जोड़ लेते हैं। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग और कंफ्यूजन क्लियर कर ले, पीछे जाके बैक गियर लगा के। तो देखिए फिर से, तो फलों और सब्जियों के नाम तो आपको रटना नहीं है, हेडिंग एक एक की अलग अलग आप हेडिंग रटिए कि फलों सब्जी का नाम क्या होता है, कौन सी संज्ञा होती है, या संबंधियों के नाम, पदों के नाम कौन सी संज्ञा होती है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए वही ट्रिक जो मैंने बताया था। बुलाने पर एक आए व्यक्तिवाचक, बुलाने पर अनेक लोग आए जातिवाचक। तो देखिए आम बुलाने पर आपको आम चाहिए, जाओ मार्केट से आम लेकर आओ, तो ढेर सारे आम आ जाएंगे आपके पास। लंगड़ा भी आ जाएगा, दशहरी भी आ जाएगा, चौसा भी आ जाएगा, और भी ढेर तरीके के वैरायटी के आम आ जाएंगे। या मान लेते कुछ देर के लिए कि एक ही वैरायटी का आम है, तो आम तो ढेर सारे हैं। आम एक जाति है, प्रजाति है, ढेर सारे आम आपके पास चले आएंगे। तो ये हो गया आपका जातिवाचक। ऐसे ही केला की भी वैरायटी कई होती है, लेकिन हम मान लेते हैं एक ही प्रकार का केला। तो केला बुलाने पर ढेर सारे केले आ जाएंगे। कोई एक स्पेशल केला का नाम नहीं होता है कि इस केले का नाम राम है और इस केले का नाम श्याम है, इसका मोहन है, ऐसा कुछ नहीं है। केला मतलब एक जाति ही है। तो केला भी सामान्यतः हम लोग इसको व्यक्तिवाचक में नहीं बल्कि जातिवाचक में रखते हैं। भिंडी, पालक, गुलाब, जैसे गुलाब को ले तो गुलाब में काला, पीला, नीला, कई तरह का गुलाब होता है। फिर भी अगर ये भी छोड़ दे, हम लोग यही मान ले कि सिर्फ लाली रंग के गुलाब होते हैं, तो गुलाब बुलाने पर ढेर सारे दुनिया भर के विश्व से आपके पास गुलाब चले आएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। यानी ढेर सारे गुलाब की एक जाति ही होती है। तो ये भी जातिवाचक है, जूही आदि भी। इसी तरह से अगर हम लोग देखा जाए पशु पक्षियों का नाम, तो गाय बुलाएंगे तो दुनिया भर की गाय चली आएंगी, घोड़ा बुलाएंगे दुनिया भर के घोड़े चले आएंगे। लेकिन यही अगर आप कह दे गौरी गाय या नंदनी गाय, कोई अपने गाय का नाम रख दे नंदनी, तो नंदनी यहां पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन गाय का मतलब एक जाति की तरफ इशारा, ढेर सारी गाय चली आएंगी। घोड़ा अगर चेतक कह दिया जाए, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, तो सिर्फ एक ही घोड़ा आ रहा है यानी व्यक्तिवाचक। लेकिन घोड़ा कह दिया जाए, दुनिया भर के घोड़े चले आएंगे, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। इसी तरह से चील, तोता, मैना आदि। इसी तरह से बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, या कहिए बहन भी, तो मौसेरी, चचेरी, फुफेरी, ढेर सारी बहनें आ जाएंगी। किसी के पास दो तो दो, तीन तो तीन भाई। इसी तरह से सुनार, दुनिया भर के सुनारों की जाति है, ढेर सारे सुनार। लोहारों की भी ढेर सारे लोहार जाति है। जुलाहा, किसान भी ढेर सारे हैं, किसान बुलाएंगे, ढेर सारे किसान चले आएंगे आंदोलन करने के लिए। मजदूर, मंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल भी कई राज्यों के होते हैं, मंत्री भी, उप मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो कुल मिला के ये सब जातिवाचक में आएंगे। थोड़ा हेडिंग भी रखिए, थोड़ा समझिए भी। प्राकृतिक तत्वों के नाम आप रटे रहिए। प्राकृतिक तत्वों का नाम हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तूफान कौन सा वाला, कैटरीना, और भी तरह तरह के नाम रखे जाते हैं। इसी तरह से बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, कई प्रकार का ज्वालामुखी, ढेर सारे ज्वालामुखी आ जाएंगे। ज्वालामुखियों की एक जाति है। या रटे रहिए, प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक होते हैं। इसी तरह से व्यक्तिवाचक में देखिए होली, तो एक की तरफ इशारा हो रहा है। त्योहार बोलेंगे तो जातिवाचक, लेकिन होली का मतलब एक ही त्योहार। दीपावली तो केवल एक ही त्योहार आएगा। ईद, लोहड़ी एक ही त्योहार आएगा, तो ये व्यक्तिवाचक। सोमवार का मतलब पता चल गया कि न मंगलवार, न बुधवार, न बृहस्पतिवार, न शुक्रवार, न शनिवार, यानी सोमवार को आना, तो पता चल गया कि यानी एक दिन की तरफ इशारा है, यानी कि व्यक्तिवाचक। मई यानी कि जून में नहीं, जुलाई में नहीं, मई में आना, यानी एक माह की तरफ इशारा, यानी व्यक्तिवाचक। इसी तरह से युद्ध तो हजारों हैं, लेकिन एक की तरफ इशारा हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी एक युद्ध की तरफ इशारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध, एक युद्ध की तरफ, एक घटना की तरफ इशारा हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से पुस्तकें तो ढेर सारी है। पुस्तकें कह दिया जाएगा तो जातिवाचक, लेकिन ऋग्वेद कह दिया गया तो एक किताब की तरफ इशारा। रामचरितमानस तो एक किताब की, स्पेशल किताब की तरफ इशारा। अमर उजाला, दैनिक जागरण एक स्पेशल अखबार की तरफ इशारा। तो यहां पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसी तरह से वाराणसी हमने कह दिया, तो आप समझ गए पूरी दुनिया में नहीं बल्कि भारत में नहीं बल्कि यूपी में नहीं बल्कि वाराणसी सिर्फ एक ही है। हो सकता है वाराणसी या एक नाम के दो जगह होते हैं, लेकिन आपको अपवाद में नहीं जाना है। तो एक की तरफ इशारा हो तो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे कह दिया जाए पर्वत तो जातिवाचक,
और लेकिन हिमालय एक, विंध्याचल एक, काराकोरम गुरु शिखर पर्वत एक। तो ये सब होते हैं व्यक्तिवाचक की पहचान, ट्री की पहचान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैक गियर हमने लगा लिया आपको, ताकि बातें अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिए यहां पे जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब पहला हम लोग देखते हैं जातिवाचक का। देखिए ये जातिवाचक के ही दोनों लड़के हैं, द्रव्यवाचक भी जातिवाचक का लड़का है, समूहवाचक भी जातिवाचक का लड़का है। यानी जातिवाचक के कुछ लक्षण द्रव्यवाचक में भी दिखेंगे, कुछ लक्षण समूहवाचक में भी देखेंगे। यानी द्रव्यवाचक और समूहवाचक वाले जो नाम हैं वो कुछ कुछ आपको जातिवाचक जैसे भी लग सकते हैं। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ या द्रव्य, किसी पदार्थ या द्रव्य, लिक्विड है ये, लिक्विड नहीं है ये, द्रव नहीं है, द्रव्य है। किसी पदार्थ या द्रव्य के माप तौल का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे इसमें ज्यादातर लेकिन लिक्विड वाला कुछ अगर रहे, तरल कुछ रहे, या कोई ऐसी खाने पीने, मैं अपने मन से बता रहा हूं ताकि आप कुछ मोटा मोटी अंदाजा लगा सके, कुछ लिक्विड जैसा आ जाए या कुछ खाने पीने वाली वस्तु आ जाए, उपयोग करने वाली कोई सामग्री आ जाए, या कोई ठोस धातु का नाम आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे सोना, देखिए ठोस धातु है, चांदी, तांबा ये सब धातु है, प्लास्टिक। इसकी एक और पहचान है, चलिए आगे देखते हैं। ये साबुन, लकड़ी, दूध, पानी, तेल आदि आगे पहचान है, तो देखते हैं। ट्री की पहचान क्या है? तो इसका सबसे बड़ा पहचान एक कह सकते हैं, हमेशा 100% नहीं, ज्यादातर में ऐसे शब्दों को जो उसमें दिए रहेंगे द्रव्यवाचक में, नापा तौला जा सकेगा लेकिन गिना नहीं जा सकेगा। जैसे दूध है तो दूध को आप गिन नहीं सकते हैं, नाप तौल सकते हैं। तेल है तो तेल को आप नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसे आप माप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, ये इसकी एक पहचान हो गई। सामान्यतः बहुवचन नहीं बनता है, सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः बहुवचन ऐसे शब्दों का नहीं बनता, ये भी एक पहचान है। इनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं, ये भी एक पहचान है। जैसे सोना, तो सबसे पहला पहचान मैंने आपको मोटा मोटी बताया था कि ज्यादातर इसमें धातुएं होती हैं। तो धातु आ जाए, सोना, चांदी, तांबा, तो समझ जाएगा कि द्रव्यवाचक है। और एक पहचान ये भी कह सकते हैं, इनसे अनेक वस्तुएं बनती है, यानी जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उससे अनेक वस्तुएं बनती है। जैसे सोना से कई वस्तुएं बनेगी, गहना बनेगा और भी कई चीजें बनेंगी। उसी तरह से दूध से भी कई वस्तुएं बनेंगी। और द्रव्य है, द्रव है, लिक्विड भी है, तो लिक्विड वाले भी ज्यादातर आपको द्रव्यवाचक में ही देखने को मिलेंगे। तो अब देखते हैं, जैसे इसमें पहले देख ले तो उदाहरण को फिर से ट्रिक के हिसाब से देखिए। इसमें सोना, चांदी, तांबा तो हो गया धातु के रूप में। प्लास्टिक से भी कई वस्तुएं बनती हैं, तो ये पहचान है द्रव्यवाचक का। ऊन तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो ये भी हो गया आपका द्रव्यवाचक में। लकड़ी तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, द्रव्यवाचक। या लकड़ी के भी कई सामान बनते हैं, कई आपको जितने फर्नीचर वाले सामान लकड़ी के ही बनते हैं, तो जिससे कई वस्तुएं बनती हैं वो ज्यादातर आपका द्रव्यवाचक होगा। दूध, पानी, लिक्विड वाला आ जाए तो समझ जाइए कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध से भी कई वस्तुएं, पानी से भी, तेल से भी कई वस्तुएं बनती हैं। कई तरीके से आप इसे पहचान सकते हैं। अब दूसरा जातिवाचक का, पहला तो हो गया द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। तो जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, मेला, परिवार, पुलिस, झुंड, जुलूस, सेना, कक्षा, टोली, भीड़। अब इसका ट्रिक क्या है? नाम ही पहचान है। नाम ही पहचान है का मतलब इसका नाम ही है समूहवाचक। तो नाम ही से याद आ जाएगा कि समूह मतलब एक साथ कुछ लोगों की संख्या, एक साथ कुछ लोगों की संख्या यानी समूह। तो नाम से ही याद आ जाएगा कि कुछ झुंड की तरफ। वैसे तो ये जातिवाचक का ही एक लड़का है, भेद है। तो जातिवाचक में भी ऐसा ही कुछ था कि समुदाय की तरफ पूरे, जैसे घोड़ा जातिवाचक है, पूरे घोड़े समुदाय की तरफ इशारा। तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें डायरेक्ट इशारा है। घोड़ा कहने पर तो लगता है बस एक घोड़ा, लेकिन इसमें एक में अनेक छुपे होते हैं। तोता कह दे तो तोता देखने में तो एक आपके मन में आएगा, लेकिन एक में अनेक तोते छुपे होंगे। लेकिन इसमें डायरेक्ट एक समूह की तरफ इशारा कर देता है, इसीलिए ये थोड़ा जातिवाचक का अलग भेद बना दिया गया है, समूहवाचक। जैसे, और ये देखिए पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे मैं इसमें
100 से भी ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपको किसी भी किताब में आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा हर किताब में 10-5 प्रश्न ही मिलते हैं और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने पीडीएफ में 100 से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई है उत्तर सहित, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो देखिए फिर से हम लोग देखते हैं, इसके आधार पर नाम ही पहचान है का मतलब ये शब्द डायरेक्ट इशारा कराते हैं एक झुंड की तरफ, एक संख्या की तरफ। जैसे सभा, तो सभा एक लोग तो करेंगे नहीं कि आपस एक लोग बैठ गए और सभा कर रहे हैं, यानी कुछ लोग होंगे, 2 4 6 10 लोग होंगे। मेला, ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले ही खड़ा हो जाऊं और मेला लग गया, जरूर 10 20 50 100 लोग होंगे, उसे मेला कहेंगे। तो मेला कहते ही एक झुंड का भाव आ गया, एक समूह का भाव आ गया, तो समझ जाएगा कि वो समूहवाचक। परिवार, ऐसा तो नहीं है कि 2 लोगों का परिवार हो, पति पत्नी, वही परिवार कहा जाए, कुछ लोग होंगे। पुलिस, पुलिस को भी हम लोग समझते हैं पुलिस आ गई का मतलब केवल एक पुलिस नहीं, मतलब पुलिस का मतलब पूरी पुलिस समुदाय। झुंड, ये तो डायरेक्ट इशारा करता है, झुंड का मतलब ढेर सारे लोग। जुलूस, देखिए ये जुलूस है, ये परिवार है, परिवार का मतलब ये समूहवाचक है। इसी तरह से जुलूस भी, तो जुलूस एक व्यक्ति तो निकालेगा नहीं कि अकेले अकेले निकल जाए, जुलूस में जरूर 10 20 50 100 लोग होंगे। सेना, सेना कहने का मतलब आप रटते भी रहिए, शब्द भी रटिए, समझिए भी दोनों तरीके से। कक्षा, तो ऐसा तो है नहीं कक्षा में 2 लोग, कक्षा में 2 लोग होंगे, होते भी हैं, लेकिन समानता हम लोग मान के चलते हैं, कक्षा में 2 4 10 20 लोग होते हैं। टोली, टोली में भी कई लोग होते हैं। भीड़, भीड़ नाम ही से लग रहा है कि कई ढेर सारे लोग होंगे। तो जो डायरेक्ट इशारा हो जाए समूह की तरफ, वो समूहवाचक है, इसे पकड़ना बहुत ही आसान है। पहला भेद हमने देखा संज्ञा का, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और जातिवाचक के ही 2 भेद थे, द्रव्यवाचक भाव और समूहवाचक, दोनों हो गए। अब पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा अब हम लोग देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा, जो कि 3 प्रमुखी संज्ञा है, और वो द्रव्य और समूहवाचक को जोड़ के 5 हो जाते हैं। तो इसकी परिभाषा थोड़ी लंबी चौड़ी है। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के, परिभाषा से प्रश्न पूछता है, परिभाषा देके पूछ देगा ये कौन सी संज्ञा है, तो परिभाषा पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, व्यापार मतलब हम लोग जो लेन देन करते हैं वाला व्यापार नहीं, यानी कि गुणों का आदान प्रदान, ऐसा वाला कुछ व्यापार। धर्म, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वाला धर्म नहीं, जैसे किसी व्यक्ति का, वस्तु का जो कार्य होता है, धर्म होता है, उससे संबंधित है। अवस्था, स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, लड़ाई, उन्नति, बुढ़ापा। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या मैंने बनाया है, भाववाचक संज्ञा के लिए ट्रिक यह है कि कुछ शब्दों में, 100% नहीं ऐसा कि सारे शब्दों में, इसीलिए लगा हुआ है यहाँ पे कुछ शब्दों में, यानी सामान्यतः ऐसा देखा जाएगा कि या तो उपसर्ग लगा रहेगा या प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। उपसर्ग का मतलब किसी शब्द के शुरुआत में जो शब्दांश लगा रहता है, जुड़ा रहता है, वो उपसर्ग है। किसी शब्द के लास्ट में, देखिए यह लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो इससे याद आ जाएगा यह लास्ट में, यानी कि किसी शब्द के लास्ट में कुछ जुड़ा हुआ है तो वो प्रत्यय है। यानी किसी शब्द के शुरू में या लास्ट में जुड़कर अगर कोई शब्द बना है तो वो सामान्यतः भाववाचक हो सकता है। और दूसरा देखिए मैंने बताया था, बुलाने पर एक आए, बुलाने पर एक आए व्यक्तिवाचक, बुलाने पर ढेर सारे लोग आ जाए तो जातिवाचक। अब बुलाने पर कोई आए ही नहीं, नदारत, तब हो जाएगा भाववाचक। एक तरीका और मैंने बनाया है कि जब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखिए अगर विकल्प में देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि ये तो व्यक्तिवाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, तो अब एक ही बच गया, यानी कि तब वो भाववाचक है। यानी कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक नहीं, तो अब एक ही बच गया, भाववाचक है। इस आधार पर भी टिक किया जा सकता है। और एक ट्रिक ये भी है कि ना समझ में आए अगर आपको प्रश्न, या आपको लगे कि कुछ कठिन जैसा लग रहा है, तब समझ जाइएगा कि वो भाववाचक संज्ञा है। ये भी एक स्पेशल मेरा ट्रिक है, यानी कठिन शब्द लगे तो आप समझ जाइएगा कि वो भाववाचक है, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता कभी कभी। अब जैसा कि मैंने बताया था, प्रत्यय उपसर्ग से पकड़ते हैं कि जैसे लड़ाई, लास्ट में क्या लिखा हुआ, आई, असली शब्द लड़ना, लड़ना से बना है लड़ाई, आई लास्ट में जुड़ गया तो समझ जाइए भाववाचक। मनुष्य असली शब्द है, लास्ट में ता जुड़ गया, भाववाचक। लड़कपन, लड़का असली शब्द है, पन जुड़ गया यानी भाववाचक। घबराना असली शब्द है, घबराहट, आहट जुड़ गया, भाववाचक। बूढ़ा असली शब्द है,
बूढ़ा में पा जुड़ गया तो भाववाचक, सजना शब्द आवट लग गया तो भाववाचक, उपसर्ग यानी शुरू में अभिधनमान, शुरू में कुछ जुड़ गया उपसर्ग भाववाचक, आदेश शुरू में कुछ जुड़ गया भाववाचक हो सकता है। गुण दोष होते हैं, अभी परिभाषा में देखे होंगे आप लोग, लिखा था गुण दोष स्वभाव, तो वो क्या है, गुण का मतलब गुण दोष अगर बता रहा है कुछ तो वो भाववाचक हो सकता है। जैसे चौड़ाई भी, लंबाई, सौंदर्य, चतुराई, ये सब गुण बताए तो ये भाववाचक हो सकता है। दशा दिखाए कि बुढ़ापे की दशा, यौवन की दशा, प्यास, यौवन, दोबारा हो गया। मित्रता भाव हो, मित्रता का भाव, आशा का भाव, स्वार्थ का भाव, शत्रुता का भाव, क्रोध का भाव, शांति का भाव, भाव दिखाए तो भी वो क्या है, भाववाचक है। तो देखिए यहां पर फिर से हम लोग इसको रीचेक करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्रोध, तो ध्यान से देखिए इसमें न तो प्रत्यय लगा हुआ है न शुरू में उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि न तो इसमें शुरू में कोई शब्दांश जुड़ा है न लास्ट में, न प्रत्यय जुड़ा है न उपसर्ग जुड़ा है। तो मैंने बताया ही था कि ज्यादातर शब्दों में प्रत्यय उपसर्ग जुड़े होते हैं, लेकिन न भी जुड़े हुए यानी प्रत्यय उपसर्ग से ये फ्री है। इसके बावजूद भी ये क्या है, गुण दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव को दर्शा रहा है। या ये समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है तो भाववाचक होगा। या ये समझ सकते हैं कि बुलाने पर कोई ना आए तो क्रोध, क्रोध को बुलाइए कैसे आएगा, उसके पास पैर नहीं है, या कैसे आएगा, एक आएगा कि दो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक में अनेक छुपे तो ऐसा कुछ है नहीं। यानी बुलाने पर ऐसा लगे कि ये आने वाली चीज नहीं है तो ये भाववाचक। घृणा ये बुलाने वाली चीज नहीं है, बुलाने पर कोई आएगा ही नहीं। प्रेम बुलाने वाली चीज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, लड़ाई बुलाने वाली चीज नहीं है, कोई आएगा ही नहीं। उन्नति बुलाने वाली चीज नहीं, बुढ़ापा बुलाने वाली कोई चीज नहीं, कोई आएगा नहीं। एक आए तो व्यक्तिवाचक, सब ढेर सारे हैं जातिवाचक, कोई ना आए भाववाचक, समझ में ना आए अब भाववाचक। प्रत्यय उपसर्ग भाववाचक। अब देखिए सभी जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको बस कहा जाए तो बस इतने, ये जो स्लाइड इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा से एक दिन पहले 10 मिनट पहले बस इतना आप देख लेंगे, आपको संज्ञा का कुछ भी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कभी भी कुछ पढ़िए उसको थोड़े से में समेटिए, क्योंकि परीक्षा जब नजदीक आती है तो आपके पास पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं होता है। तो ऐसे समय में कुछ ऐसा बना के रखिए कि बस कम से कम समय में आप उसे देख लें। तो अब तक हमने जितना पढ़ा उसको सिर्फ इतना ही देख लेंगे तो आपको सब कुछ आप पढ़ ही चुके हैं, तो आपको विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सब समझ जाएंगे बस इतना ही देखते ही। यानी संज्ञा का ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि बस इतना ही देख लेंगे पूरा संज्ञा आपका तैयार है, क्योंकि पहले आपने काफी कुछ पढ़ लिया है। तो देखिए क्या है ये, पहला संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मैंने बताया था त्रि, ट्री, ये याद ही हो गया, 3 भेद होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी बुलाने पर एक आए व्यक्तिवाचक, बुलाने पर अनेक आ जाए जातिवाचक, यानी एक में अनेक छुपे होंगे। द्रव्यवाचक लिक्विड होता है, धातु होता है, नापा तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। समूहवाचक नाम ही इसकी पहचान है, नाम से ही पकड़ लेंगे। भाववाचक कठिन लगे तो भाववाचक, लास्ट में शुरू में कुछ जुड़ा हो भाववाचक, कठिन रहे या बुलाने पर कोई ना आए तो भाववाचक। बस इतना ही का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए संज्ञा का गूगल कंफ्यूजन क्या है। गूगल पे जब आप कंफ्यूज होंगे किताबों में, किसी किताब में ये, किसी गाइड में वो, किसी बुक में ये, किसी बुक में वो, तो आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाएंगे तो और ढेर सारा कंफ्यूजन आपके सामने आ जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। जब आप गूगल पर किसी शब्द की संज्ञा पता लगाने की कोशिश करेंगे तब आप उतना ही कंफ्यूजन होते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाएंगे, और लास्ट में ये होगा कि आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। आप समझेंगे कि क्या पढ़ें क्या छोड़े, समझ में नहीं आएगा। तो इसका इलाज मैंने ये बताया है कि आपको बुक और विकल्प, आपको किस पे ध्यान देना, बुक पर और विकल्प पर। बुक को पहले समझिए, बुक का मतलब गाइड नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन गाइड नहीं। गाइड आपकी मदद करते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैं भी कुछ गाइडों के बारे में मैंने बताया है, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए मदद करते हैं, उनका स्थान दूसरा है। आदित्य पब्लिकेशन हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे कोई भी गाइड हो, या किसी अरिहंत पब्लिकेशन, कोई भी, सब गाइड का, लुसेंट हो, सब गाइड का अपना अलग महत्व है।
आपकी मदद करते हैं, लेकिन जब आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आपको टेक्स्ट बुक की तरफ जाना चाहिए। टेक्स्ट बुक का मतलब किसी हिंदी के राइटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक, जैसे हरदेव बारी, पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेवानंदन, या किसी अच्छे राइटर की लिखी गई पुस्तक को ऑथेंटिक माना जाएगा और परीक्षा में उसी की कही गई बात को मान्य किया जाएगा। क्योंकि गाइड भी जो लोग लिखते हैं इन्हीं किताबों का आधार बनाकर लिखते हैं, और वो लिखते समय कहीं गलती कर लेते हैं, और इन्हीं गलत गाइड का आधार बना के गूगल पे उसे डाला जाता है, और उसी गलत जानकारी को हम लोग सीख लेते हैं, हम लोग भी, यानी मैं भी। तो इसलिए आपको टेक्स्ट बुक को अपनी जानकारी का मूल स्रोत बनाना चाहिए। गलतियां वैसे सबसे संभव है, मुझसे भी, आपसे भी, एग्जामिनर से भी गलतियां होती, प्रश्न कैंसिल होते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। फिर भी आपको बुक पर ध्यान देना है। ठीक है, बुक की बात खत्म, आप गाइड पे ध्यान दे रहे हैं। तो दूसरा बात हुआ विकल्प। जब परीक्षा में विकल्प आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, गूगल पे सर्च करेंगे ढेर सारा कंफ्यूजन। परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि विकल्प ऐसे होते हैं कि आप समझ जाएंगे कि ये नहीं यही आंसर होगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में सबसे सर्वोत्तम विकल्प को ही हमें टिक करना होता है। और इस बात को मैं प्रूव करूंगा जब आगे बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि 100 से भी ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को मैंने यहां पर लिया है। और इसकी पीडीएफ भी आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। कभी कभी वाक्य बना के प्रश्न पूछता है, तो इसमें पूछ रहा है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? यानी रेखांकित किसको किया? बुढ़ापा को। तो बूढ़ा शब्द जो है वो क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि बूढ़ा बुलाएंगे ढेर सारे बूढ़े चले आएंगे, लेकिन बुढ़ापा बुलाएंगे तो बुढ़ापा थोड़ी आएगा। वैसे भी इसके लास्ट में प्रत्यय जुड़ा हुआ है पा, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए आंसर है बी। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का बुलाकर देख लीजिए, जब भी नहीं समझ में आए संज्ञा में बुलाकर देखिए कि कितने लोग आ रहे हैं। एक आ रहा है, अनेक आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। लड़का बुलाएंगे दुनिया भर के लड़के चले आएंगे। तो दुनिया भर के लड़के जब चले आए तो यानी कि लड़का एक क्या है? जाति है, समुदाय है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी, जाति। अगला प्रश्न है गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? तो गरीब बुलाकर देखिए आपके घर पे कितने लोग आ जा रहे हैं। आपका सारा सामान खत्म हो जाएगा, गरीब खत्म नहीं होंगे। तो गरीब क्या हो जाएगा? गरीब एक जाति बन गई, समुदाय है, तो ये जातिवाचक संज्ञा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर देखते रहिए। यहां पे कोष्टक में भले ही नहीं लिखा है किस परीक्षा में पूछा, लेकिन ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सारे के सारे शब्द व्यक्तिवाचक हो, यानी बुलाने पर सिर्फ एक आए? रामचरितमानस, राम बुलाएंगे भी तो एक मान सकते हैं, राम नाम के 100 लड़के होंगे, या एक गांव में 2 लड़के 5 लड़के होंगे, लेकिन मैंने बताया था अपवाद को नहीं सोचना है। राम एक किसी भी का भी नाम होगा तो वो विशेष नाम होगा। व्यक्तिवाचक की पहचान विशेष व्यक्ति, विशेष नाम। तो राम एक विशेष नाम है, रामचरितमानस एक विशेष पुस्तक है, गंगा एक विशेष नदी है, एक आएंगे, अपवाद को नहीं सोचना है। तो यही हमारा आंसर है। बाकी में क्या दिक्कत है? कृष्ण सही है, कामायनी सही, लेकिन मिठास जो है ये भाववाचक हो गया। लखनऊ सही है, आम जातिवाचक हो गया, नहीं हो पाएगा। ममता भाववाचक हो गया, नहीं हो पाएगा। हमारा आंसर हो जाता है ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? याद रखिएगा, परीक्षा में हा और ना पर ध्यान न देने के चलते भी आपका एक प्रश्न गलत हो सकता है, तो नहीं पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में नहीं वाले प्रश्न कुछ ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो जातिवाचक नहीं, यानी बुलाने पर ढेर सारे लोग नहीं किस में आएंगे? तो जवान, बालक, तो बालक भी क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि ढेर सारे लोग आएंगे। मनुष्य भी बुलाएंगे तो ढेर सारे लोग आएंगे, जातिवाचक है। अब जवान भी बुलाएंगे तो ढेर सारे लोग आएंगे, जातिवाचक है। लेकिन सुंदर क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, होगा भी तो ये भाववाचक हो सकता है, क्योंकि समझ ही में नहीं आ रहा है क्या है। सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो
उन्हें क्या कहते? एक ही प्रकार की वस्तुओं, यहां पर देखिए वस्तु नहीं लिखा है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा आंसर हो गया बी, यानी एक में अनेक छुपे होंगे, बहुवचन की तरफ इशारा कर रहा है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूह नहीं है। तो सभा कहते एक झुंड, कक्षा कहते झुंड, भीड़ कहते झुंड, दौड़, दौड़ नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, द्रव्यवाचक खटाई, मिठाई, खटाई क्या हो गया? मिठाई, दूध, ठंड। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने बताया था, लिक्विड जब दिखाई दे तो आपको ज्यादा विकल्प से कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, किसको टिक कर? मिठाई तो जातिवाचक है, ठंड भाववाचक में जा सकता है, लेकिन दूध लिक्विड देखते ही आप समझ गए होंगे दूध से ढेर सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो हमारा आंसर बिना सोचे समझे सी हो जाएगा। गाय, गाय एक जाति है, आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक यानी समझ में नहीं आएगा या प्रत्यय उपसर्ग लगा होगा, बुलाने पर कोई नहीं आएगा। दिल्ली व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, बीमारी ये एक अवस्था दिखा रहा है, बीमारी, बीमार से बन गया है बीमारी, तो ये भाववाचक संज्ञा, बुलाने पर कोई बीमारी आएगा थोड़ी चल के। आंसर हो गया डी। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? पशु, पशु तो जाति है, पशु में तो ढेर सारे पशु छुपे हैं, वैसे ही कंफर्म हो जाए पशु एक जातिवाचक संज्ञा। आंसर हो गया बी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल सामान्यतः सभी राज्यों में होते हैं, तो राज्यपाल की एक जाति है, यानी ढेर सारे बुलाएंगे राज्यपाल तो ढेर सारे चले आएंगे, यानी जातिवाचक है। आंसर हो गया बी। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत सिर्फ एक ही है, व्यक्तिवाचक। लड़का एक में अनेक छुपे हैं, ढेर सारे आ जाएंगे, जातिवाचक। मित्रता लास्ट में ता लगा हुआ है, मित्र हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक से भी भाववाचक बनता है, तो मित्र जातिवाचक, मित्रता हो जाएगा भाववाचक। पेड़ जो है वो क्या हो जाएगा? आपका पेड़ में ढेर सारे पेड़ छुपे हुए हैं, जातिवाचक, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यही भाववाचक संज्ञा है, मित्रता। कुछ कुछ प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो रट भी जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? बुलाने पर कोई नहीं आए, प्रत्यय उपसर्ग जुड़ा हो। अमीर, अमीर बुलाएंगे तो ढेर सारे अमीर आएंगे, तो ये जातिवाचक यहीं से कट गया। जवानी एक अवस्था दिखा रहा है। खटास ये भी एक समझ में ना आने वाली चीज है। आस शब्द लुका, खट्टास थोड़ा गलत लिखा है, खटास होना चाहिए। आस शब्द जुड़ा हुआ पुस्तक, लेकिन यहां पे गड़बड़ हो गया, पुस्तक लिखा है, पुस्तक जातिवाचक हो सकता है। रसीला, ईला शब्द जुड़ा है। कड़वाहट, आहट जुड़ा है। बुढ़ापा, आपा जुड़ा हुआ है। उन्नति ये भी अवस्था दिखा रहा है, तो हमारा आंसर सी हो सकता है। डी को भी हम लोग थोड़ा देख ले। धैर्य सही है, चालाकी भी भाववाचक है, उदासी भी सही है, लेकिन सूर्य जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, इसके चलते गलत हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो गया सी, ये वाला सी आंसर है हमारा। इसी तरीके से जब भी आप कंफ्यूज होंगे, विकल्प आपको टार्च दिखाएगा, सही आंसर की तरफ आपको ले जाएगा। बस आपका दिमाग परीक्षा में सही काम करते रहना चाहिए। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो थोड़ा थोड़ा रटते भी रहिए, रटने का यही फायदा है कि आपका समय बचेगा। प्रश्न देखेंगे, आंसर पर टिक करेंगे, रटेंगे नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा समय भी लगता है। सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सुंदर में ता जुड़ा हुआ है जो कि प्रत्यय है। मित्र, मित्र बुलाएंगे तो ढेर सारे मित्र चले आएंगे, किसी का भी मित्र हो, जरूरी कि आप ही का मित्र चला आएगा। मित्र बुलाएंगे तो जो भी किसी का मित्र होगा वो चला आएगा, यानी ढेर सारे लोग आएंगे, तो क्या हो जाएगा? अच्छे जातिवाचक संज्ञा, लेकिन पूछ रहा है कि भाववाचक क्या बनेगा, तो मित्रता, मित्रता भाववाचक हो जाएगा क्योंकि प्रत्यय जुड़ जाएगा। संज्ञा का प्रकार ही नहीं है, यानी कि परिभाषा से प्रश्न है, भेद से प्रश्न है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, देशवाचक संज्ञा नहीं होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, नहीं, पशु पक्षी तो जातिवाचक में है। गुण दोष, नहीं, ये तो भाववाचक में है। अच्छा, भावीवाचक पूछ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। दिशाएं किसमें है? सारी दिशाएं,
दिशाओं का नाम व्यक्तिवाचक में आता है, आभूषणों के नाम। तो ये हमारा डायरेक्ट हमें आंसर पता चल गया। गुण और दोष क्या है, ये भाववाचक संज्ञा की बात है। हमारा आंसर हो गया बी। हरियाली, हरियाली क्या है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, विशेषण। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हरियाली, हरा शब्द से बना है हरियाली, तो हमें ये लग रहा है क्या, सी, भाववाचक संज्ञा। हमारा आंसर हो जाता है सी। तो देखिए फिर यहां पर याद दिलाया गया है पीडीएफ 100+ यानी 100 से ज्यादा एमसीक्यू है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बुढ़ापा में कौन सी, यहां पे आंसर ही दिख रहा है गलती से, वैसे भी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक अवस्था है। बाजार किस संज्ञा का बोध कराता है, बाजार का मतलब बाजार में भीड़ होती है, बाजार का मतलब ढेर सारे लोग होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। वैसे जयचंद जो नाम है, जयचंद जो नाम है वो अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो आपको पता ही होगा कि व्यक्तिवाचक होता है। किसी व्यक्ति का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, गौतम बुद्ध, ये सब व्यक्तिवाचक। लेकिन कभी कभी व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद का मतलब, जयचंद को हम लोग याद करते हैं एक गद्दार के रूप में, यानी हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है। गद्दार कहेंगे तो ढेर सारे गद्दार आ जाएंगे, यानी कि ये व्यक्तिवाचक नाम होते हुए भी जातिवाचक की तरह इशारा कर रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। जैसे कहा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू तो व्यक्तिवाचक, लेकिन कहा जाए पंडित जी, पंडित शब्द भी जातिवाचक है, क्योंकि पंडित एक जाति है जिसमें ढेर सारे पंडित छुपे हुए हैं। लेकिन अगर कहा जाए पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यानी इशारा जवाहरलाल नेहरू की तरफ है, तो पंडित जी कहने पर भी जातिवाचक न होकर के ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो ये सब भी बातें हैं कुछ इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर सी, जातिवाचक। स्त्रीत्व, स्त्री में त्व जुड़ा हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रत्यय जुड़ा, इसलिए भाववाचक संज्ञा होगा। स्त्रीत्व बुला के देखिए कौन आएगा, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व आप बुला नहीं रहे, ढेर सारी स्त्रियां आ जाए, जातिवाचक हो जाएगा। स्त्रीत्व आप करें तो कोई नहीं आएगा, यहां पे हो जाएगा आपका भाववाचक जब कोई नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सा शब्द है, क्रोधी से बना हुआ शब्द है, लेकिन यहां पे रटे रहिए आप, क्रोध संज्ञा। क्रोध को बुलाएंगे तो क्रोध कैसे आएगा, क्रोधी नहीं बल्कि क्रोध। हमारा आंसर हो गया बी। और इसमें न तो प्रत्यय जुड़ा है न तो उपसर्ग जुड़ा है। थोड़ा थोड़ा रटते भी रहिए, कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं है। भाववाचक संज्ञा बनाइए, बताइए, बनाइए, लिख दिया है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, ये लड़कपन जो है यही भाववाचक सही संज्ञा है। हमारा आंसर हो जाता है सी। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक यानी कि जो नहीं समझ में आए, प्रत्यय उपसर्ग जुड़ा हो, तो तप, तीर, भरत, चिंता। मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या किया करिए, सारे विकल्प पढ़ने लगा करिए। शुरू से लास्ट तक जब आएंगे तो आपको भले ही कंफ्यूजन हो, लेकिन आप सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि चिंता था, चिंता चिंता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चिंता एक अवस्था है, तो अवस्था क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो परिभाषा भी रटे रहेंगे तो कभी परिभाषा मदद करेगा, कभी आपको ट्रिक मदद करेगा। यानी जब आप हर तरह से परिपूर्ण होंगे तभी आप सही आंसर तक हर कठिन से कठिन प्रश्न में पहुंच पाएंगे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, शत्रु में ता जुड़ा हुआ है तो पता चल गया ही भाववाचक संज्ञा। वीर, वीर बुलाएंगे तो ढेर सारे लोग वीर हैं, ढेर सारे लोग आ जाएंगे, जातिवाचक। मनुष्य, ढेर सारे मनुष्य, जातिवाचक। गुरु, ढेर सारे गुरु हैं, जातिवाचक। यानी शत्रुता ही ऐसी है, शत्रु बोलेंगे तो जातिवाचक, लेकिन शत्रु में ता जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया, इसलिए भाववाचक हमारा आंसर हो जाता है ए। तो ऐसा ही ढेर सारे प्रश्न है, बोलते बोलते मेरा मुंह थक गया, तो थोड़ा सा देख लीजिए सारे प्रश्न है। इस सारे प्रश्न अब पीडीएफ जब आप ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ढेर सारे प्रश्न मैं कितना कराऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लास्ट में देखिए क्या है इसमें, तो ये देखिए ढेर सारे 100 से प्लस से ज्यादा प्रश्न अगर कराने लगूंगा 2 घंटा लग जाएगा इसी को कराने में। तो ये सारे प्रश्नों की पीडीएफ एमसीक्यू है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं तो आप किसी बुक से भी पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा ट्रिक आपको बता दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई भी पैसा आपको नहीं लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक जो है मैं समय समय पर लाता ही रहता हूं नया नया ट्रिक बना के। अगर वीडियो का आपने यहां तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।